हेलो बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और जी जान से जुटे होंगे तैयारी करने में। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही अल्टीमेट क्लास होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ भी पढ़ाऊंगी नहीं, कुछ भी लिखाऊंगी नहीं, लेकिन आपको मैं पढ़ना और लिखना सिखाऊंगी लास्ट टाइम में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम आने में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, मुश्किल से 1.5-2 महीने का टाइम है। इसमें हमें लग के तैयारी करनी है। अब हमें नई चीज़ों को पढ़ना कम कर देना है और रिवीजन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। वैसे तो लास्ट का 1 महीना होता है रिवीजन के लिए, लेकिन अभी से अगर आप अपने दिमाग पे 2 तरह के एक स्ट्रैटेजी तैयार कर लें, एक तरफ कुछ चीज़ें नई आपको सीखते जाना है और दूसरा पुराने को रिवाइज करते जाना है, तो लास्ट का जो 1 महीना हमारे लिए बोझ जैसा बीतता है, जिसमें बहुत सारा भार होता है, हमें बहुत सी चीज़ें रिवाइज करनी होती हैं, तो वो भार हमारा हल्का हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी कि आपको लास्ट टाइम में किस तरह से पढ़ना है, और उसके बाद में मैं आपको टिप्स दूंगी कि आपको लास्ट टाइम में किस तरह से, यानी अपने एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि प्रॉपर रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी को भी 100% कोर्स नहीं आता है, किसी को भी पूरा सिलेबस तैयार नहीं होता है। जितना हिस्सा आपको पढ़ना है, सबसे पहले आप उसे डिवाइड कर लीजिए। उसे आप कैसे समझेंगे कि आपको क्या चीज़ पढ़नी है? उसके 3 बेसिस हैं। पहला कि आपके एग्ज़ाम में क्या चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे बड़े भाई बहन, बहुत सारे दोस्त और उसके साथ साथ बहुत सारी बुक्स होती हैं, यानी हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, उनको हम देख करके समझ सकते हैं। उसके साथ में दूसरा सेक्शन वो है जो आपके लिए इंटरेस्टिंग है। ठीक है, वैसे तो बोर्ड में इंटरेस्टिंग नहीं देखना चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो आपको जल्दी तैयार हो जाती है, तो जिस चीज़ को आप जल्दी तैयार कर लेंगे तो क्या होता है कि हमारा दिमाग थोड़ा सा संतुलित फील करने लगता है, उसे लगने लगता है कि हाँ कुछ चीज़ें हमें तैयार हो गई हैं, तो हमारा जो दिमाग है उस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता और इस चीज़ का बहुत ही फ़ायदा मिलता है। और तीसरी मेन जो चीज़ है वो ये है कि हमें ये भी समझते रहना है साथ में कि क्या चीज़ ऐसी हैं जो हमारे लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो रही हैं, तो उन डिफ़िकल्ट चीज़ों पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक मन में देखिए, आपके पास 2 ऑप्शन है। कुछ लोग होते हैं जो हर चीज़ को डायरी में नोट करते हैं या कॉपी में नोट करते हैं, कुछ होते हैं जो उसे मन में नोट करते हैं। लेकिन एक चीज़ है, क्योंकि आप दिमाग में किसी चीज़ को याद कर लेंगे, लेकिन कभी कभी वो चीज़ स्किप हो जाती है, तो अगर हो सके तो एक कॉपी बनाइए और या फिर किसी कॉपी का पीछे के 3-4 पेज लीजिए और उन पे आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप अपनी सभी सब्जेक्ट में प्रायोरिटी सेट कीजिए कि किस सब्जेक्ट को आपको कैसे तैयार करना है, क्योंकि आपके पास शायद अभी स्कीम नहीं आई है, तो अभी स्कीम ना आने की वजह से आपके पास कोई ऐसा वो तो है नहीं कि कोई कौन सा एग्ज़ाम पहले होना है, कौन सा बाद में होना है, कौन से सब्जेक्ट की पहले से होगा एग्ज़ाम। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, अपना डिफ़िकल्ट और इजी के हिसाब से आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर लीजिए। जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती हो, आपने अधिकतर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगे उसे सबसे पहले तैयार कीजिए। जी नहीं, क्योंकि आप सबसे डिफ़िकल्ट वाली चीज़ को जैसे ही टच करेंगे, पहले तो आपका दिमाग ऊबने लगेगा। दूसरी बात है कि उसको पढ़ने, समझने और याद करने में जब आपको दिक्कत आएगी, तो सबसे पहले आपका दिमाग स्ट्रेस में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, जो आपकी सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, और जो फेवरेट है वही आपके लिए ईजी है, तो फेवरेट सब्जेक्ट को स्टार्ट कीजिए तैयार करना, और उसके साथ में एक कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को साथ में तैयार करते रहिए। इससे क्या होगा, अगर एक तरफ जैसे मान लीजिए आपको मैथ्स डिफ़िकल्ट लगती है और आपकी इंग्लिश आपकी फेवरेट सब्जेक्ट है, तो क्या होगा, जब आप मैथ्स में 4 सवाल नहीं लगा पाएंगे, आपका दिमाग स्ट्रेस में आएगा, वैसे ही आप इंग्लिश में एक सेंट्रल आइडिया याद कर लेंगे, तुरंत दिमाग ये सोचने में लग जाएगा कि मुझे आज ये सेंट्रल आइडिया याद हो गया। तो दिमाग को आपको ये समझाते रहना है कि ऐसा नहीं है, तुम पूरी तरह गड़बड़ नहीं हो, काम कर रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हर बार 2-2 सब्जेक्ट लेके पढ़ाई करनी है। सबसे पहले जैसे आपने मैथ्स के साथ में हिंदी ले ली, ठीक है, एक डिफ़िकल्ट और एक ईजी को वो कर लीजिए। वैसे तो कोई फिक्स वो नहीं है कि मैथ्स डिफ़िकल्ट ही होती है या हिंदी इजी ही होती है, ये आपकी खुद की जो इंटरेस्ट होता है उस पर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए मैंने आपको एक मोटे तरीके से मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने मैथ्स ली, साथ में हिंदी ले ली, दोनों को एक साथ तैयार करते जाइए थोड़ा थोड़ा, और प्रॉपर टाइम का
मैनेजमेंट कर लीजिए, समझ लीजिए। आधे का मतलब ये नहीं है कि आप हिंदी पे भी उतना ही टाइम लगाएं, मैथ्स पे भी। आप देख लीजिए आपको जो सब्जेक्ट ईजी लगती है उस पर थोड़ा सा कम और जो डिफ़िकल्ट लगती है उसे थोड़ा सा ज़्यादा समय दीजिए। साथ में हम ये भी जानते हैं कि जैसे फिज़िक्स में हमें न्यूमेरिकल्स तैयार करने होते हैं, मैथ्स में हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं, इंग्लिश में हमें चीज़ें याद करनी होती हैं, साथ में क्वेश्चन राइटिंग करके देखना होता है क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम से जुड़े हैं, तो इनके लिए थोड़ा प्रैक्टिस के लिए भी एक्स्ट्रा टाइम होना चाहिए। उसके बाद में इसी तरह से जैसे दूसरा पेयर आपने बना लिया, मान लीजिए आपके पास कई सारी 5 ही सब्जेक्ट हैं तो 2-2 पेयर बन नहीं पाएंगे, तो आप ये कर सकते हैं जैसे पहले हिंदी मैथ्स, दूसरा इंग्लिश मैथ्स, तीसरा फिजिक्स और केमिस्ट्री, या फिर हिंदी केमिस्ट्री। इस तरह करके आप अलग अलग तरह के भी मैचेस बना सकते हैं जिससे कि आपका दिमाग बोर ना हो और साथ में कॉन्फिडेंट भी फील करे। तो ये तो हो गई पढ़ने की स्ट्रैटेजी, ये तरीका हो गया। आपको क्या करना है, अब कोशिश करनी है कि 1 महीने में आपको कोशिश करना है कि कम से कम 3 बार आपका रिवीजन हो। अब आप सोचते होंगे 3 बार रिवीजन कैसे होगा। आप देखते हैं कि जब दो पेपर्स के बीच में आपको 1 दिन का टाइम मिलता है तो पूरी सब्जेक्ट का रिवीजन जो आपने 1-2 साल में पढ़ा है उसे आप 1 दिन में कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? ऐसे कर लेते हैं क्योंकि आपका दिमाग ये सोच रहा होता है कि कल मुझे एग्ज़ाम देना है, बस वही चीज़ आपको अपने दिमाग में लेके पढ़ना है। आप बिल्कुल ये सोच के पढ़िए कि अब पूरी फरवरी बीतते ही मार्च में 1 मार्च से ही हमारा एग्ज़ाम है। 1 महीने में आप अपने सिलेबस को इस तरह से ख़त्म कीजिए कि 1 महीने बाद आपका पेपर है। उसके बाद में आप देखेंगे कि उसमें से आपको 25% चीज़ों पर कमांड लगने लगेगा, यानी आपको लगेगा कि हाँ 25% चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे आ चुकी हैं। फिर ये मत देखिए कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, या ये बड़े वाले क्वेश्चन नहीं याद हो पाए, छोटे वाले याद हुए हैं। बस ये याद करना है आपको कि 25% चीज़ों पे आपका कमांड हो चुका है। उसके बाद आप देखेंगे अगला महीना होगा उसमें भी आप बिल्कुल उसी तरीके से सेट कर लीजिए कि अप्रैल भर मुझे बहुत अच्छे से एकदम फोकस्ड होकर पढ़ाई करनी है। और वैसे भी अप्रैल और मई के शुरुआत में ही अप्रैल के लास्ट या मई की स्टार्टिंग से ही आपके एग्ज़ाम होंगे। तो आप 1 महीने का तब तक आपको पता चल जाएगा, आपके एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, तब तक उस समय तक का आप समय फिक्स कर लीजिए कि उसके पहले मुझे एक बार रिवीजन ख़त्म कर लेना है। फिर से आप देखेंगे कि आप 50% से ज़्यादा यानी 60 और किसी को 70% तक आपको कमांड हो जाएगा। फिर तीसरी बार रिवीजन आपका तब होगा जब आपका एग्ज़ाम आ चुका होगा। तो एग्ज़ाम के 4 दिन पहले आपका रिवीजन ख़त्म हो चुका होगा। 4 दिन पहले से आप वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसका आपको पेपर देना है, क्योंकि पहला एग्ज़ाम होता है, जो पहला पेपर होता है, वो उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय देना चाहिए। क्योंकि पहले में क्या होता है, हमारे लिए थोड़ी सी नर्वसनेस भी होती है, चाहे आप क्लास 12th में हो या फिर 10th में हो। इसी तरह से आपको तैयारी करनी है कि जैसे कि सेकंड जो हमारा पेपर होगा उसके बीच में हो सकता है 1 ही दिन का टाइम हो, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंट और रिलैक्स हम हो चुके होंगे। पर जो पहला पेपर होता है वो हमें थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस देता है, तो इसलिए उसके लिए कम से कम 3 से 4 दिन आप ज़रूर रखिए। अब ये हो गई पढ़ने की बात, इस तरह से आप पढ़ेंगे। फिर लिखेंगे कैसे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि आपके पास कुल 100 नंबर का पेपर होता है। इस 100 नंबर में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है 30 नंबर का, एक होता है 70 नंबर का। ये 30 नंबर का पार्ट होता है आपका प्रैक्टिकल का। इस प्रैक्टिकल में भी 3 पॉइंट होते हैं। एक होता है आपने जो फाइल्स बनाई हैं और चार्ट्स बनाए हैं उनका, ठीक है। दूसरा सेक्शन जो होता है जो आपने प्रैक्टिकल वर्क किया है उसके नंबर मिलते हैं। और तीसरा जो आपका वाइवा होता है, यानी जो ओरल क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाते हैं। इसमें पूरा का पूरा रिटन एग्ज़ाम होता है, यानी ये पूरी लिखित परीक्षा होती है। तो आप देख रहे हैं कि आपने किसी चीज़ को चाहे जितने अच्छे से समझा हो, चाहे जितने अच्छे से पढ़ा हो, तब तक वो काम का नहीं जब तक आपको अच्छे से लिखना ना आता हो। फाइल भी जो आपने दिखाई थी वो भी आपकी कुछ हद तक आपकी लेखन शैली को ही प्रदर्शित करती थी, यानी आप किसी चीज़ को कितने अच्छे से लिख सकते हैं। वैसे तो प्रयोग लिखने का यानी प्रैक्टिकल्स को लिखने का, एक्सपेरिमेंट्स को लिखने का एक निश्चित तरीका होता है, उसमें आप कोई बीच में शायरियाँ नहीं लिख सकते, लेकिन फिर भी आप अच्छे तरीके से लिखते हैं, साफ़ सुथरा लिखते हैं, ये तो उसमें देखा ही गया होगा। उसके बाद प्रैक्टिकल वर्क और ओरल को अगर छोड़ दिया जाए, यानी समझ लीजिए 10 नंबर इसके, 10 नंबर इसके, 10 नंबर इसके, यानी इन 30 को छोड़ दिया जाए तो ये पूरे 70 नंबर इसी बात पर डिपेंड करते हैं कि आप कितने अच्छे से प्रेजेंट करते हैं अपनी कॉपी में अपने ज्ञान को। तो प्रेजेंट करने का
तरीका क्या है। सबसे पहले हमारे सामने जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो हमें पूरी तरीके से शांत रहना है। ये नहीं सोचना है कि थोड़ा और पढ़ लिया होता, ये हमेशा रहेगा आपके दिमाग में, ये बात हमेशा रहेगी, थोड़ा और पढ़ लिया होता, थोड़ा और समय मिल गया होता, कितना कम समय देते हैं, 3 ही घंटे का क्यों पेपर होता है, 5 घंटे का होता, जल्दी जल्दी लिखेंगे, लास्ट में छूटने ना पाए। एकदम लास्ट पॉइंट के बारे में अभी से मत सोचिए, रिलैक्स होकर के अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़िए, क्योंकि जब आप बहुत हड़बड़ी में पढ़ते हैं तो कई बार जो अच्छे से तैयार किया हुआ क्वेश्चन है उसमें भी आपको लगता है कि ये 75% ही आ रहा है, 100% नहीं आ रहा, जबकि वो आपको 100% आता है। और जब आप रिलैक्स होकर पढ़ते हैं तो कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको 25% ही नॉलेज होता है और रिलैक्स होने की वजह से आपको लगता है कि हाँ मैं 50% तक इसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, रिलैक्स होकर क्वेश्चन पेपर को देखना है। उसके बाद में आप अपने हिसाब से प्रायोरिटी सेट कर लीजिए कि आपको सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, लॉन्ग करने हैं या वेरी शॉर्ट करने हैं। वैसे मेरा ये सलाह रहेगी कि आप सबसे पहले लॉन्ग करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट में क्या होता है, लास्ट में अगर 1 मिनट भी बचा तो आप जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देंगे, पर लॉन्ग क्वेश्चन को आप 1 मिनट में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि थोड़ा फ्लो बनाने में टाइम लग जाता है, तो स्टार्टिंग में समय ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए आप लॉन्ग वाले क्वेश्चंस को जल्दी कीजिए, पहले कीजिए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि लॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी एक कॉपी एक ही लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर से भर देंगे। ये भी ध्यान रखना है कि आपको और भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो इसलिए उसे देखते ही सबसे पहले ये देखिए कि वो कितने नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। जितने नंबर का क्वेश्चन है वही उसकी औकात है, उससे ज़्यादा नंबर आपको नहीं मिल सकते, चाहे आप जितना ज्ञान उसमें लिख दीजिए। दूसरी बात यह है कि कितने शब्दों में आपको लिखना है, तो एक खाका बना लीजिए कि हाँ इतने शब्दों में मुझे इसका आंसर देना है। अब उसके बाद में मैं एक क्वेश्चन का आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया गया कि ट्रांसफॉर्मर किस तरह काम करता है, इसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं और इसमें होने वाले धारा ह्रास और इस तरह की चीज़ों को समझाइए, ठीक है। अब सबसे पहले आपको दिमाग में एक खाका बना लेना है। जब मैं आपको बता रही हूँ आपको लगेगा इस तरह से करेंगे तब तो पूरा समय ही बीत जाएगा यही करने में, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान का दिमाग बहुत ही स्पीड में काम करता है, आप आराम से समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको खाका बनाना है दिमाग में। क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ये किस तरह से काम करता है और ये इसे कहाँ कहाँ प्रयोग किया जा सकता है। जैसे ये चीज़ है तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। तो एक छोटी सी हेडिंग डालिए, क्या होता है ट्रांसफॉर्मर या ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। साइड में एक छोटा सा चित्र बनाइए ट्रांसफॉर्मर का और उसके बाद में आप अपना उसमें उतना आंसर लिख देंगे 2-3 लाइन में। फिर उसके बाद में अगला स्टेप कार्यविधि, यह किस तरह कार्य करता है और साइड में आपने उसका डायग्राम बनाया। अब सबसे पहली बात है, 2 तरीके हैं, या तो डायग्राम को ऊपर बनाइए नीचे थ्योरी लिखिए, या फिर डायग्राम को साइड में बनाइए और साइड में थ्योरी लिखिए। लेकिन ये याद रखिए कि डायग्राम को हमेशा ऊपर या बगल में रखने की कोशिश कीजिए, वरना टीचर ये भी समझ सकता है कि आपने कहीं नकल तो नहीं की। क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम थ्योरी लिखते हैं तो डायग्राम देख करके ही लिखते हैं। जैसे मान लीजिए डायोड है, आपने डायोड में ये 2 पॉइंट्स जो होते हैं आपने इसे x या y माना है या a या b माना है, ये आप अपने ही डायग्राम से समझते हैं। अब मान लीजिए आपके पास कई सोर्स थे, एक बुक थी उसमें ये XY लिखा था, दूसरी में AB लिखा था, आपने चित्र AB वाला बना दिया और थ्योरी XY वाली लिख दी। कई बार ऐसा होता है, हमारे पास एक मेन बुक होती है, उसके बाद में अभी जैसे एग्ज़ाम आ जाएंगे करीब तो आपने एक और बुक ली होगी जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, तो आपने उन शॉर्ट नोट्स से देख के आपको XY वाली जो थ्योरी थी वो छोटी लगी, आपने वो लिख दी और डायग्राम AB का बना दिया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका डायग्राम और आपकी थ्योरी मैच करनी चाहिए। और साथ में आप क्या करेंगे, इनको हमेशा डायग्राम को ऊपर बनाएंगे, वरना ऐसा लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है डायग्राम किसी और के से देख लिया और थ्योरी कहीं और से लिख दी हो। आप अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग ही थ्योरी लिखेंगे। उसके बाद में लास्ट में आप बता देंगे कि इसे कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। मान लीजिए पूछा गया कि इसको यूज़ करने के फ़ायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, इस तरह की चीज़ें जैसे पूछी जाती हैं तो वो आप लिख देंगे। लेकिन कोशिश करेंगे कि जैसे क्वेश्चन कई स्टेप में है तो आप आंसर भी कई स्टेप में देंगे और हर जगह अलग अलग हेडिंग डालेंगे। तो इसका ये फ़ायदा होता है, जब आप पूरा एक ही में आंसर लिखते हैं तो
क्वेश्चन चेक करने वाला जो होता है वो समझ नहीं पाता है कि कहाँ से क्या चीज़ शुरू है, कहाँ क्या चीज़ ख़त्म है, तो स्टेप मार्किंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो इससे क्या होता है, वो पूरे क्वेश्चन को ही काट देता है और आपको 0 नंबर मिलते हैं। पर जब आपने स्टेप में लिखा है, मान लीजिए आपको ये पता है कि ट्रांसफार्मर क्या है, ठीक है, उसके बाद आपको पता है डायग्राम कैसे बनता है, फिर कार्यविधि आपको नहीं याद आ रही, कोई बात नहीं, फिर आपको उसके लाभ या हानियाँ या फिर उसके प्रयोग आपको पता है, तो पहले वो क्या करेगा, 1 नंबर आपके जो परिभाषा आपने ट्रांसफार्मर की लिखी उसकी दे देगा, 1 नंबर आपके डायग्राम के दे देगा, फिर 2 नंबर दे देगा वो आपको नीचे जो आपने प्रयोग लिखे हैं, या 1 नंबर दे देगा। मान लीजिए आपका 6 नंबर का क्वेश्चन था तो कार्यविधि के ही केवल नंबर कटेंगे, बाकी चीज़ें आपको बेनिफिट दे देंगी। तो इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि स्टेप वाइज आंसर दीजिए, क्योंकि अब आपका स्टेप वाइज कॉपी चेक होती है। तो उम्मीद है कि मैंने पूरी तरीके से कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की, और आप समझिए। इस क्लास को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी आपके साथ अच्छा स्कोर करें और एक अच्छा कंपटीशन हो। तो जब कंपटीशन अच्छा होता है तो नाम भी अच्छा होता है, जिसके सबसे अच्छे नंबर आएंगे उसका सबसे ज़्यादा नाम होगा। तो इसके साथ में अपनी क्लास को यहीं पे हम रोकते हैं, और जुड़िए सौम्या मैथ्स क्लासरूम से, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।